इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 44 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2001 संसद हमले के शहीदों को देश ने किया याद, सुरक्षा बलों के बलिदान को याद कर नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। एनटीपीसी टेंडर को लेकर बड़कागांव विधायक पर सियासी हमला, पूर्व विधायक ने रोशनलाल चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप। सुखदेव भगत ने असम सीएम के बयान पर जताई चिंता, भाजपा पर कांग्रेस संसद का आरोप, धर्म और जाति पर दिया जोर। हुबली के अयप्पा में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर, पूजा के दौरान दिए से भड़की आग, लोगों में मची अफरा तफरी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। खबरें विस्तार से। दिल्ली संसद हमले की बरसी को लेकर सभी नेता ने शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2001 के हुए दुखद हमले में कई सुरक्षाकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। संसद हमले के समय देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले इन वीर जवानों की निस्वार्थ सेवा और साहस की सराहना की गई। दरअसल आज संसद हमले की बरसी पर देश ने अपने शहीद सुरक्षा कर्मियों को याद किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेताओं ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। सांसदों ने भी इस अवसर पर शहीदों के सम्मान में मौन रखा, उनको याद किया। इस दौरान यह संदेश दिया गया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। देश भर में आज सुरक्षा बलों और संसद हमले के शहीदों को याद कर उनकी सेवा और बलिदान को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भावुक क्षण भी देखने को मिले, जब नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशभक्ति और साहस की मिसाल पेश की। हजारीबाग से राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने पतरातू स्थित आवास के लिए एनटीपीसी द्वारा 12 लाख रुपए का टेंडर जारी किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के हुडहुडू स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि बड़कागांव क्षेत्र के लोग खनन कंपनियों की वजह से लगातार बेघर हो रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और कट ऑफ डेट जैसी समस्याएं आज भी जस के तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क हादसों में रोज लोगों की जान जा रही है, लेकिन इन जमीनों मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय स्थानीय विधायक कंपनियों को सहयोग कर रहे हैं और उनके लाभ ले रहे हैं। देखिए, माननीय विधायक श्री रोशनलाल चौधरी जो बड़कागांव के हैं, उनकी जो 1 साल की उपलब्धि है वो उन्होंने बताया नहीं, तो मुझे लगा कि मैं प्रमाण के साथ उनकी जो उपलब्धि है उसको लेके आऊँ। वो हमेशा बेचारा कार्ड खेलते हैं और हमेशा लोगों को बोलते हैं कि हमारा एनटीपीसी नहीं सुनता, हमारा सरकार नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। एनटीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि हमें सांसद विधायक से बहुत सपोर्ट मिलता है। सोचिए, इतना सपोर्ट मिलता है कि इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है एनटीपीसी को कि बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये कंपनी का सपोर्ट करने आए हैं या जनता का, मेरा ये सवाल है इनसे। दूसरा है कि पूरा विस्थापित लोग का शोषण एकदम चरम पे है बड़कागांव में। आप हर चारों दिशा आप देखिए, चाहे बादम, गोंदलपुरा, चाहे
पकड़ी बरवाडी, चाहे चट्टी बरियातू, चाहे केरे डारी, हर जगह मतलब जहाँ पे भी, और पतरातू में भी आप बलकुदरा अगर चले जाइए तो वहाँ छाए डैम का इशू है, वो भी एनटीपीसी की वजह से। जो एनटीपीसी इतना शोषण कर रही है, जो एनटीपीसी ज़मीनें छीन रही है, जो विस्थापितों का पूरा जीवन को नर्क में तब्दील कर रही है, जो हज़ारों लोगों को कुचल के और फिर जिसका जान ली है, जो इतने मतलब लोगों का शोषण करके, हत्या करके, मतलब इस तरह का माहौल बना के जो पैसा कमा रही है, उस पैसे से वो अपना घर बनाने के लिए टेंडर निकलवा रहे हैं। और एनटीपीसी का टेंडर निकल रहा है। लोग सोचते हैं ये दिल्ली जाते हैं चेयरमैन से मिलने के लिए तो हमारी बात करते होंगे, जनता ये सोचती होगी, लेकिन ये अपनी बात, अपनी ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर निकलवाने की बात करते हैं, अपना निजी बात करते हैं, अपना घर का टेंडर निकलवाने का बात करते हैं। जब ये प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ये चीज़ आ रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या हो सकता है। और हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई नहीं सुनता है और आप सच में बहुत कमज़ोर हैं, तो आप अगर सक्षम नहीं हैं तो बड़कागांव को गर्त पे मत ढकेलिए। आप बड़कागांव को 20 साल पीछे लेके जा रहे हैं। आप अगर आपका सच में कोई नहीं सुनता है तो आप हमको बताइए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका साथ देंगे। विधायक का एक गरिमा होता है, विधायक एक मामूली पद नहीं होता है, उसका एक महत्व होता है, उसका एक शक्ति होता है। उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और ये एनटीपीसी से इतना बड़ा टेंडर निकलवा लेना अपने घर के नाम से, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कि वो कट ऑफ डेट भी का इशू भी सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब कि वो लोगों को न्याय भी दिलाने के लिए सक्षम है। जब वो घर बनाने के लिए, अपना निजी घर बनाने के लिए सक्षम है, तो जनता का कोई भी काम जो डिमांड है उसको भी पूरा कराने के लिए सक्षम है। अगर उनका कोई नहीं सुनता तो वो मेरे पास आते, हम धरना में बैठते उनके लिए। लेकिन हम आपके माध्यम से हम श्री रोशन लाल चौधरी जी को ये बता देना चाहते हैं कि आप महल बनाइएगा, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप अगर जनता का जो भी डिमांड है, जो कट ऑफ डेट है, जो इतना संवेदनशील मामला है, उस पर अगर काम नहीं करवा पाएंगे, अगर आप एनटीपीसी से सही मुआवजा नहीं दिला पाएंगे, अगर आप किसानों को बचा नहीं पाएंगे एनटीपीसी से और बाकी कंपनियों से, आप अगर बलकुदरा का छाए डैम इशू अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आप विस्थापितों के लिए न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो हम एक ईंटा आपके घर में नहीं लगने देंगे इस टेंडर से जो निकला है, और इस पर हम याचिका दायर करेंगे। ये महारत्न कंपनी कैसे किसी के निजी आवास में काम करवा सकती है? क्या ये आवास छोड़ने एमएलए नहीं रहेंगे रोशन लाल चौधरी तो छोड़ देंगे? क्या ये आवास में वो पहले नहीं थे जब एमएलए नहीं थे, तो क्या वो आवास में नहीं रह रहे थे? उसी आवास में रोशन लाल चौधरी जी जब विधायक नहीं थे तब भी रह रहे थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। ये उनका निजी आवास हो गया है और इस पे वो अगर काम करवा रहे हैं, टेंडर निकलवा रहे हैं और लोगों को अगर धोखा दे रहे हैं कि उनका एनटीपीसी नहीं सुन रहा है, तो ये धोखाधड़ी हम लोगों को नहीं होने देंगे। और अपनी जनता के लिए काम कीजिए, नाटक मत कीजिए। आप सिर्फ मेरा शिलापट तोड़ के आप अपना नाम का शिलापट वहाँ चमकाने का काम कर रहे हैं। ये करके आप अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकते। आपने एक भी स्कीम बड़कागांव के लिए पास नहीं करवाया है। मेरा ही सारा स्कीम अभी भी आ रहा है क्षेत्र में, वो सारा मेरा ही किया हुआ सारा काम है जो अभी भी क्षेत्र को मिल रहा है। तो देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपना निजी फ़ायदा उठाइए। आप दिल्ली में 5 स्टार होटल में रहिए, 5 स्टार हॉस्पिटल में रह के आप अपना इलाज करवा लीजिए कंपनी से, आप कुछ भी करवा लीजिए, आप महल बनवा लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जनता का ये सारा काम भी करवा लीजिए। तब हम जाके आपका कोई भी जो काम होगा ये टेंडर का, वो हम वहाँ पे होने देंगे, वरना हम एक भी ईंटा नहीं लगने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपको चुनौती है, चेतावनी है। जो भी आपको लेना है इसको उसी तौर पे ले लीजिए। कर्नाटक के हुबली से एक और गंभीर मुद्दा सामने आया है। बता दें, राज्यों में नाबालिग लड़कियों के प्रेग्नेंट होने से बढ़ते मामलों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मंजुला ने इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। हुबली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ कर्नाटका में नाबालिग प्रेगनेंसी की दर तेजी से बढ़ी है। मंजुला ने विवादित बयान देते हुए कहा कि ऐसे मामले ज्यादातर उन हॉस्टलों में सामने आ रहे हैं जहां गरीब एससी और एसटी समुदाय के बच्चे रहते हैं। दरअसल कर्नाटक के हुबली में नाबालिग लड़कियों के प्रेग्नेंट होने के बढ़ते मामलों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गर्ल्स हॉस्टल में
मेल वार्डन की नियुक्ति है, जिससे लड़कियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कम उम्र में प्रेग्नेंट होना लड़कियों का भविष्य छीन लेना जैसा है, लेकिन महिलाएं एवं बाल कल्याण मंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हजारों लड़कियों से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं तो अब तक एसआईटी जांच क्यों नहीं कराई गई और राज्य महिला आयोग ने इसकी सिफारिश क्यों नहीं की। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले पर राज्य सरकार और संबंधित विभाग क्या जवाब देते हैं। ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳೇನೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 10,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ಶೋಷಿತರ ಮಕ್ಕಳು SC ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ವರದಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಡೋಂಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾದ ಅದಕ್ಷವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮತ್ತು ಬಡವರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನೇ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. SIT ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ SITಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಾಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗುವಂತಹ ಈ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆರೋಪ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಚಾರ ನಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಏನು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತದು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವಿವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು? ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಜಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವರದಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಇದು
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಒಂದು SIT ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು SIT ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ, ನೀವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು SITಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ SITನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ? ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರಾಗಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ, ರೇಷಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟಾ? ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿನ? ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳದ್ದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಜಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಆಗದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನೇಹಾ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಿರಂಜನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಿರಂಜನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ NDA ಪಾರ್ಟ್ನರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಫ್ರೀ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂಥ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಲಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಆರೋಗಿದೆಯಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೇಹಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ? ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಂಡ್ರು ಪೋಖ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಿಂದ ಹೊರಗಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀರಿ. PF ಮೇಲೆ 175, PFI ಮೇಲೆ 175 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2013ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಂಡರು ಪೋಖ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆರೋಪ. कर्नाटक के हुबली के होसू इलाके के पास स्थित अयप्पा सन्निधानम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रोज की तरह पूजा के दौरान जल रहे एक दिए से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे अयप्पा सन्निधानम को अपनी चपेट में ले लिया। यह सन्निधानम अयप्पा भक्तों द्वारा बनाया गया था, जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती थी। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दरअसल हुबली के होसो इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। अयप्पा सन्निधानम में पूजा के दौरान एक दिए से आग भड़क उठी और पूरे सन्निधानम में फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने लगी और समय रहते स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि आग से सन्निधानम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन सन्निधानम को आग से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज हम चंद्रयान और मंगल ग्रह जैसी तकनीकी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन भाजपा अभी भी उस पुराने ढांचे से बाहर नहीं निकल पा रही है जिसमें धर्म और जाति पर जोर दिया जाता है।
सुखदेव भगत ने यह भी कहा कि संवैधानिक संस्थानों में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की बातें करना उपयुक्त नहीं है। उनका कहना था कि भले ही देश तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक हो गया है, लेकिन मानसिकता और सोच आज भी पुराने ढर्रे पर बनी है। संसद ने इस मौके पर यह भी सवाल उठाया कि क्या देश संवैधानिक ढांचे में बैठे लोग ऐसे बयान देकर सामाजिक और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं एक कविता सुनाऊं, क्योंकि हेमंत बिश्वा शर्मा जी अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हम चंद्रयान और मंगल ग्रह की हम बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी उस नैरेटिव सेट करने में या उस जिसे कहते हैं फ्रेम से बाहर निकले, जिसमें एक धार्मिक बातें हो या फिर धर्म की जाति की बातें हो, हिंदू मुस्लिम की बातें हो। इसलिए मैंने कहा कविता मुझे बोलनी चाहिए। झड़ गई पूंछ रोमांच झड़े, पछता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। ये आज भी वही हिंदू मुस्लिम धार्मिक इस प्रकार की बातें करते हैं? क्या संवैधानिक संस्थान में बैठे व्यक्ति इस प्रकार की बातें करें? कहीं सूचित लगता है कि ये एक मुख्यमंत्री जिस प्रकार के हिंदू मुस्लिम की बातें करें, धार्मिक आधार पर बातें करें? तो ये इसलिए मैंने कहा कि आज भी भले हम कह लें कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम होमोसेपियंस वाले और ये हैं, लेकिन मानसिकता तो आज भी वही है ना। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।